नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके सामने, और आपको चाहिए कि इन प्रश्नों का अभ्यास आप कर लें, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे यूपी सुपर टेट हो, यूपी राजस्व लेखपाल हो, या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, ये तमाम जो परीक्षाएँ वनडे एग्ज़ाम होती हैं जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण का प्रश्न सिलेबस होता है, उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग और एक एक प्रश्न देखते हैं कि क्या है। आप लोग भी उस पर देखिएगा और अपने विचार दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। कारक यहाँ पे पूछ रहा है, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। इसमें ऑप्शंस हैं करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे कुछ देने का बोध होता है, जिस वाक्य में कुछ प्रदान करने का बोध होता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें संप्रदान कारक है। आगे बढ़ते हैं और दो दो प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे, और यहाँ पे मैंने दोनों प्रश्न लगा दिए हैं। तो दूसरा प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण पूछ लिया। यहाँ पे जो रेखांकित है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रेखांकित का विशेषण पूछ रहा है कि आधा लीटर ये जो दूध है वो विशेषण के अंतर्गत किस प्रकार में आएगा विशेषण के। तो ऑप्शंस मैं पढ़ता हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, आधा लीटर क्या है, क्या कोई गुण है या संख्या है, या एक आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं सर्वनामिक। हम जानते हैं कि जो आधा लीटर है वो एक परिमाण को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे निस्संदेह हमारा ऑप्शन सी सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तीसरा प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। यहाँ भी रेखांकित ही पूछ लिया, यहाँ बूंद बूंद पे रेखांकित होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया है। आप लोग उसको समझ लीजिएगा। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और आखिरी है सर्वनाम। ये 4 ऑप्शंस में से आप सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यदि इसकी व्याख्या करूँ, आपको ज़रा सी व्याख्या करूँ, तो बूंद बूंद टपक रहा है, यहाँ टपक रहा है तो क्रिया है, हम सभी जानते हैं। और बूंद बूंद जो ये है, ये इस क्रिया की, टपकने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो अब तक आप लोगों ने जान लिया होगा कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा, क्रिया विशेषण है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको चौथा, और यहाँ पे चूँकि पेज चेंज है तो मैं केवल चौथा ही प्रश्न आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि ये फ्रेम से बाहर जा सकता है। चलिए ये चौथा हो गया। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। अब सुमित सो रहा है, इसमें पूछ लिया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। दोस्तों क्रिया के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो निश्चित रूप से उसको जाके देखें। लेकिन यहाँ पे सुमित सो रहा है, इसमें पूछ रहा है ये कि ये कौन सी क्रिया का प्रकार है, अकर्मक है, सकर्मक है, या प्रेरणार्थक है, या द्विकर्मक है। ये सारी क्रियाओं की लिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि जो सोने की क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। मैं पहले ही इसका उत्तर बता देता हूँ। व्याख्या आप सुन लीजिए, जान लीजिए कि जहाँ पे क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े तो वहाँ पे क्रिया अकर्मक होती है, लेकिन इसके विपरीत यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़ करके जिस अन्य शब्द पे पड़ता है उसी को उस क्रिया का कर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, सोने की क्रिया का प्रभाव जो है वो सीधे सुमित पे पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। निस्संदेह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 5वां और 6वां प्रश्न मैं आप लोग के बीच रखता हूँ। देखिए 5वां पूछ रहा है,
वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के प्रकार पूछ लिया दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वाच्य के ऊपर एक वीडियो में बना चुका हूं और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही सारी लिंक्स जो हिंदी की प्लेलिस्ट है उसकी पूरी प्लेलिस्ट की ही लिंक मैं उपलब्ध करा दूंगा। और आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह की वीडियोज़ उसमें हिंदी की आपको मिल जाएगी। और यहीं पे मैं कह देता हूँ कि हिंदी से जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और उनको मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। चलिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ 3, 4, 5 और 8। तो आप सोचिए और बताइए। हम सभी जानते हैं दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ही सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 6वां प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद हैं? तो ये भी हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ विकल्पों को पढ़ देता हूँ। 5, 4, 3 और 2। तो आप सोचिए और बताइए। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। अव्यय 4 होते हैं और मैं कई वीडियो में हिंदी के जो हैं उनमें बता चुका हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको हम विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 हम अव्यय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अव्यय के भेद 4 ही होंगे, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 7वां और 8वां प्रश्न है हमारे सामने। देख लीजिए, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? इसमें अव्यय पूछ लिया, यहाँ पे खाली स्थान, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, खाली स्थान दे दिया है। और ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। इसमें अव्यय भरना है। धन ... कोई नहीं पूछता। तो यहाँ क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा? के बिना आएगा या फिर साथ आएगा, तक को या फिर कहाँ? तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आएगा के बिना, धन के बिना कोई नहीं पूछता। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम पूछ लिया। यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना और आप भला तो जग भला। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि जिन सर्वनामों से निजता का बोध हो, अपने खुद का बोध हो, जैसे वह स्वयं गाड़ी चलाता है तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। हम सभी जानते हैं वो अपने आप, इस जैसे ये कहें कि अपनी दुर्गति के लिए वह अपने आप जिम्मेदार है, तो यहाँ निजता का बोध हो रहा है। इसी तरह से उसने खुद विपत्ति को चुना है, तो यहाँ भी निजता का बोध है। आप इसमें देखिए, ये थोड़ा सा भ्रामक और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने देखा है ये प्रश्न कई बार आ चुका है। यह मेरी निजी पुस्तक है, देखिए इसमें निजता का कहीं पे बोध नहीं है। आज अपनापन कहाँ है, ये भी निजता का बोध नहीं कराता। अपनों से क्या छुपाना, ये भी एक तरह का ये कहें कि निजता का बोध नहीं होता है। ये आप भला तो जग भला, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये स्वयं यहाँ पे नहीं लिख रहा है, ये भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा दिया हुआ है कि आप भला तो जग भला। स्वयं भला तो जग भला अगर लिख देता तो वो क्लियर हो जाता और इससे हमें ऑप्शन चुनने में आसानी हो जाती। तो बोर्ड जो भी परीक्षा नियामक संस्था होती है वो थोड़ा सा ये जानना चाहती है कि हमें शब्दों का कितना ज्ञान है। शब्द भंडार की भी परीक्षा यहाँ पे होती है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, यहाँ भी पेज चेंज है तो मैं 9वां प्रश्न ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। यहाँ पे है शिवेश, शंकर, शैव और शैल। तो आप सोचिए और बताइए यहाँ पे शिव का विशेषण रूप क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ शिव का विशेषण रूप होगा शैव। ये शिवेश, शंकर, शैल ये नहीं हो सकता। शैल तो ये पत्थर का रूप है और शिवेश इस तरह से ये नहीं हो सकता, ये शैव ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं लाता हूँ आपको 10वां और 11वां प्रश्न हमारे सामने हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति पूछ लिया। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि अपादान कारक से अलग होने का बोध होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे ने, पेन नहीं सेलेक्ट किया मैंने, ने, को, से और के लिए, इसमें से अपादान कारक
का हम जानते हैं विभक्ति होती है से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। संबंध का के की रा रे री अधिकरण और संबोधन। तो अधिकरण होता है मैं पर, संबोधन हे अरे या इस तरह से होता है। तो हम सभी जानते हैं इसको, कोई उसमें हमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली मैं समझता हूँ। 11वां देख लेते हैं। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी डांट में है। दोस्तों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हमें भरनी है, तो आप देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। आँखों, बालों यहाँ होना चाहिए था, हंसी और मुखमंडल। तो यहाँ पे ये क्या होगा आप देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों होगा ये हंसी। बाकी की जो ये 3 ऑप्शन है मैं आपको यहीं पे व्याख्या करके बता देता हूँ। जो दोस्तों एक वीडियो में मैंने बताया भी है, संज्ञा के आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी डिटेल मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो न तो आँखों से देखी जा सकती हैं और ना ही आप उसको हाथ से छू सकते हैं। तो इससे भाववाचक संज्ञा की आप पहचान करने में आपको मदद मिलेगी। वहाँ पर मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप जो अन्य संज्ञाएं हैं उनको आप हार्डवेयर मान लीजिए और जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनको आप सॉफ्टवेयर मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर यदि आप ऐसे डिवाइडेशन कर लेते हैं तो फिर आपको संज्ञा को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आँख है तो हम देख सकते हैं कि आँखों को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, किसी की भी आँख हो, चाहे अपनी आँख हो चाहे या दूसरे की आँख हो। बाल है यहाँ पे तो बाल को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मुखमंडल है, मुखमंडल को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हंसी है इसको हम छू या देख नहीं सकते। ये हंसी आप जो हमारे मुंह की आकृति चेंज होती है हंसने में, तो उसको आप ध्यान में न रखिएगा। हंसी का मतलब जो खुशी का भाव जो व्यक्त होता है, जो हंसने का एक भाव है, उसको हम देख और छू नहीं सकते। तो यहाँ पे उत्तर यही होगा। हमें इसी तरह से समझना चाहिए। मैं भी इसी तरह से इन शब्दों को समझा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न है और ये 12वां प्रश्न हमारे सामने है। पूछ रहा है को किस कारक की विभक्ति है। अब इसमें कारक का दोस्तों मैंने प्रश्न शामिल किया है और आपने देखा होगा कि कारक के प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं। ऑप्शंस पढ़ देता हूं। संबंध, अपादान, कर्ता और कर्म। तो इसको आप 2, 4, 10 बार कह दीजिए तो आपको 8 कारक की जो विभक्ति है वो याद हो जाएगी और आपको याद भी होगी संभवतः। जिसको नहीं याद है बता देता हूँ। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है, देख लीजिए यहाँ पे को आ गया, तो मैं पूरा नहीं दोहराऊंगा, यहाँ पे एक बार दोहरा चुका हूँ शायद, तो यहाँ कर्म कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए अपादान कारक एक बार और ऊपर पूछा था, तो आप अंदाजा लगाइए और अभ्यास कीजिए। यहाँ पे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। ऑप्शंस में उत्तर में आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक में अलग होने का बोध होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पेड़ से गिरा बच्चा, तो वो अलग हो रहा है पेड़ से, ये अपादान कारक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 14वां और 15वां प्रश्न जो है, 14वां और 15वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं और 14वां प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। फिर से एक बार अकर्मक क्रिया का प्रश्न है, आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है, कर्ता को छोड़ के जिस शब्द पे पड़ता है उसी शब्द को उस क्रिया का कर्म कहते हैं। यदि क्रिया का प्रभाव बिल्कुल कर्ता पे ही पड़ रहा हो तो वहाँ पे क्रिया अकर्मक होगी। और यहाँ पे पूछ रहा है अकर्मक क्रिया, यही सवाल भी है। रामू खाना खा रहा है, तो देखिए क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। आप जो प्रश्न भी लगा करके और कर्म ज्ञात कर सकते हैं। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। श्याम हंसता है, अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या का जवाब नहीं मिलेगा, कर्ता खुद जो क्रिया का प्रभाव होगा आप कौन करेंगे तो कौन का उत्तर यहाँ पे मिलेगा, और इस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। यही हमारा
सही उत्तर भी होगा। माँ स्वेटर बुनती है तो यहाँ पे भी क्या बुनती है, तो स्वेटर बुनती है, ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 15वां प्रश्न है दोस्तों, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का अनुक्रम पूछ लिया। तो शब्द ध्वनि, जैसे हम भाषा सीखते कैसे हैं, भाषा हमारी निर्मित कैसी होती है, विकसित कैसे होती है, इस बारे में ये पूछ रहा है कि सबसे पहले हम किस चीज़ की पहचान करते हैं या कहाँ से शुरू करते हैं, इससे आप समझ लीजिए। तो शब्द ध्वनि वाक्य पद, ये पहला ऑप्शन हो गया। शब्द वाक्य ध्वनि पद, तो हम सभी जानते हैं कि पहले ही हम शब्द नहीं सीख लेते हैं, उससे छोटी इकाई हम लोग सीखते हैं। पद वाक्य ध्वनि शब्द, ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। ध्वनि शब्द पद वाक्य, सबसे पहले हम ध्वनियों की पहचान करते हैं। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता भाई बहन जो भी घर में होते हैं, दादा दादी, तो वो कुछ बात करते हैं, तो हम जब बचपन में होते हैं तो उतना तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक ही ध्वनि सुनते सुनते कम से कम इतना तो हम लोग अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि इस ध्वनि, इस जैसे पापा, तो पापा बच्चा सीख जाता है पापा यही हैं, तो इस ध्वनि से बार बार लोग उसको संबोधित करते हैं, तो इससे उस ध्वनि की पहचान हम सबसे पहले करते हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, वीडियो को जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूं, तो कभी क्लास में इस पर विस्तार से बात करेंगे। ध्वनि के बाद हम शब्दों की पहचान करते हैं और थोड़ा बहुत शब्दों को पहचानना शुरू करते हैं और शब्दों को मिला करके पद बनाते हैं और उस पद के बाद फाइनली वाक्य बन जाता है। तो ये हमारा क्रम होता है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। 16वां और 17वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, यहाँ पूछ लिया। सचरित्रता जो है किस मूल शब्द से बना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सतचरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र। तो दोस्तों यहाँ सभी जानते हैं, हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि सच्चरित्रता शब्द जो है वो चरित्र शब्द से ही बना है। और जो मूल शब्द होते हैं उनमें कई तरह के उपसर्ग और प्रत्यय लगा के कई प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, मूल शब्द चरित्र ही है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है, यहाँ पे पूछ लिया, देख लीजिए। माता, प्राण, लड़का, किताब। तो मैंने बहुवचन के बारे में एक ट्रिक आपको बताई है दोस्तों कि यदि बहुवचन या फिर लिंग इस तरह के शब्दों को पूछ लेता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो आप जो भी शब्द दिया हुआ है ऑप्शन में उसका वाक्यों में आप प्रयोग कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएगी। देखिए माता ने आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पे एक वचन की तरह इसका प्रयोग है। उसके प्राण निकल गए। देखिए प्राण शब्द जो है इसका प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में करते हैं। नीचे का शब्द है लड़का अच्छा है, अच्छे है नहीं कहेंगे लड़के को, तो ये बहुवचन नहीं हो सकता। किताब, तो यहाँ पे भी किताब का भी प्रयोग हम लोग एक वचन में ही करेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो प्राण होगा ये बहुवचन शब्द होगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। वाक्यों में आप प्रयोग करेंगे तो उस चीज़ को आप और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। यहाँ 18वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ और देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। मैंने कहा दोस्तों कि जब इस तरह से आपको पूछता है शब्दों के बारे में तो आप उसका वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए। तो जैसे हम कहें कि महाभारत में कपट से जुआ जीता गया था, तो ये एक तरह से कहें कि ये पुल्लिंग शब्द हो सकता है। बाकी सुंदरता देखिए ये स्त्रीलिंग है, मूर्खता ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, निद्रा आ गई, या इस तरह से आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कपट शब्द जो होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा। तो 19वां और 20वां प्रश्न क्या है, इस पे आते हैं। 19वां प्रश्न पढ़ता हूँ। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पे गिदड़िन, गिदड़नी, गिदड़ी, गिदड़िया, ये कुछ अजीब सा मुझे लगा, लेकिन देखा कि मैं ये कई परीक्षाओं में ये पूछ चुका है और इसको खास करके रेलवे में कभी पूछा था, इसलिए मैंने उसको लिया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ये गिदड़िया। बंदरिया से, बंदरिया जैसे बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होता है, तो उसी के हिसाब से ये गिदड़िया, आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यहाँ भाववाचक संज्ञा पूछ लिया फिर से दोस्तों। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो इसमें क्या होगा आप देख लीजिए। शत्रुता ये भाववाचक संज्ञा, शत्रुता दिखाई नहीं देती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाववाचक संज्ञा को आप सॉफ्टवेयर मान लीजिए। बाकी कोई वीर खड़ा हो तो उसको आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। कोई मनुष्य हो तो जाहिर सी बात है कि उसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। गुरु है तो उसमें भी वही चीज़ें, यानी यहाँ शत्रुता शब्द भाववाचक संज्ञा होगा।
आगे बढ़ते हैं और आज एक प्रश्न मैंने बढ़ाया है दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा तो शायद प्रश्नों की संख्या मैं आगे, क्योंकि मैं आपको ही बताना है कि आप कितने प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे प्रश्न ही, कम प्रश्नों का ही अभ्यास फ़िलहाल करना चाहते हैं, तो मैं कम प्रश्नों का वीडियो बनाता हूं। यदि आप कमेंट करते हैं कि आप प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए तो मैं प्रश्नों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाऊंगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ लिया, उसी तरह का है और मैंने आपसे कहा था कि आप उसका वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए। उसने अपराध किया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुल्लिंग की तरह प्रयोग है। दूसरा अध्याय समाप्त हो गया, जिसे हम कहें दूसरी अध्याय नहीं कर सकते, तो यहाँ दूसरा शब्द ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग है। हमें स्वदेश आना चाहिए, तो स्वदेश आनी नहीं चाहिए, स्वदेश आना चाहिए, ये भी पुल्लिंग की तरह इसका प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है, इसका वाक्यों में आप प्रयोग कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में काशी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो स्थापना की, देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्द की तरह इसका प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग शब्द ही है, तो ये स्थापना जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण पे वीडियोस मगन ट्यूटोरियल्स पे उपलब्ध हैं, आप उनको जाके एक बार ज़रूर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चलते चलते एक चीज़ आपसे ये कहूँगा कि आप मगन ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप इस तरह की गतिविधि करते हैं तो हमें भी एक आत्मबल मिलता है और हम बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।